हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू अपने क्लासेस। तो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जे एडवांस की। हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये जो सीरीज है अब चलती है केमिकल काइनेटिक्स की। जितने भी क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से आए हुए हैं उनको जे एडवांस में उनको हम क्लियर करने जा रहे हैं बच्चे। सबको सीखेंगे अच्छे से क्या क्या कंसेप्ट हैं, बहुत सारे कंसेप्ट कैसे लगाएंगे, अप्रोच क्या रहती है हमारी, और हमारी कंसेप्ट एप्लीकेशन क्या है, सबसे मेन बात वो सीखेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2019 में है, सिंगल कट आया था। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगेन अप्रोच सेम है, क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले, देखिएगा क्या गिवन है क्या नहीं है और क्या निकालना है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो सबसे पहले लगा फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जी, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज, जो रेट है रिएक्शन का वो कितना है जी, 0.04 10 मिनट पे, ठीक है जी। जो रेट है 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लेकिन टाइम कितना था 10 मिनट। मैं इसको T1 मान लेता हूँ, यहाँ पे टाइम चेंज होने वाला है, इसको रेट 1 मान लेते हैं। एंड 0.03 है जब 20 मिनट्स है, तो मतलब रेट 2 मान लेते हैं, 0.03 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जब टाइम कितना था, जैसे इसको T2 मान लेते हैं 20 मिनट्स। आफ्टर इनिशिएशन, मैं मानता हूँ इनिशिएशन कब थी, T इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो हाफ लाइफ बताइएगा रिएक्शन का। अब जैसे मुझे पूछ रहे हाफ रिएक्शन बताइएगा, रिएक्शन सॉरी हाफ टाइम बताइएगा या हाफ लाइफ बताइएगा मुझे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है उसका फॉर्मूला सिंपल होता है 0.693 डिवाइड बाई के। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है सिंपल दिख रहा है कि हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट के निकाल दीजिए, बात बन जाएगी। अब कैसे निकालते हैं ये देखिएगा, अप्रोच क्या रहेगी के को निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हमें एक बात पता है कि सबको फॉर्मूला याद होगा, के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग आर नोट बाई आर, 2.303 लॉग आर नोट बाई आर, ये आपको सबको पता है। तो यहां से देखो आर नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन मैं मान के चल रहा हूँ रिएक्टेंट की, और जो आर है इट इज अ कंसंट्रेशन एट टाइम टी, सबको पता है फॉर्मूला में ऐसे लगता है। तो अब वो कहता है इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको हम एल एन में चेंज करते हैं, दिस आल्सो रिटन एज के टी इक्वल्स टू एल एन ऑफ आर नॉट बाई आर लिख सकते हैं। एल एन है तो बेस ई हो चुका है, तो यहां से हमें मिलेगा आर नॉट बाई आर इक्वल टू ई की पावर के टी। तो आप सिंपल लिख सकते हैं इसको, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ई रिज टू पावर माइनस के टी, ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ। वो कहते हैं जी रेट, हाँ जी एक बात और, रेट दिया है तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट हम कैसे ज्यूम करते हैं, ये भी देखिएगा। लेट मान लेते हैं जो रेट है जी वो के इंटू कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट, यहाँ पे आर मान लेते हैं, रिएक्टेंट आर है, ठीक है जी। पावर 1 होगी ऑब्वियसली, फर्स्ट ऑर्डर है तो। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं रेट 1 रेट 2 मान लो कि रेट 1 कहा इसने, तो क्या होगा के इंटू कंसंट्रेशन आर वन, जो रिएक्टेंट है किस टाइम पे, T1 पे। और अगर रेट 2 कहेगा तो कंसंट्रेशन के नहीं चेंज हो सकता, ये बात याद रखेंगे, के टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होता, R2 आ जाएगा। ये मुझे क्लियर कर देगा कि मैं इनकी रेशो लेके ऐसा कर सकता हूँ। ये R1 R2 कहाँ से आएंगे, हमें दिखाया जी, ये देखो अगर मैं कहूँ R1 होगा तो R1 इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के T1 कॉरस्पॉन्डिंग टाइम आ जाएगा, एंड R2 आर नॉट इंटू ई की पावर माइनस के T2 आ जाएगा। दोनों की रेशो ले लीजिएगा, ये रेशो ले लेते हैं जी, के कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। रेट 1 अपॉन रेट 2 कितना आ रहा है जी, 4/3, 4/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा ई की पावर माइनस के T1 डिवाइड बाय ई की पावर माइनस के T2, ऐसे आ गया। ये ऊपर जब बेस सेम है तो आपके बेस सेम है, पावर एडअप हो जाएंगी। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ जी, 4/3 ई की पावर माइनस के T1 प्लस के T2। अब हमें पता है कि बेस ई है तो हमें बोथ साइड्स क्या लेना पड़ेगा, एल एन लेना पड़ेगा। एल एन 4/3 इज इक्वल टू, अब एल एन लेंगे तो जो पावर है वही आंसर आ जाएगा,
के को कॉमन लीजिएगा जी, के कॉमन आ रहा है तो माइनस T1 प्लस T2, ठीक है। यहां से मुझे एक बात और क्लियर कट हो रही है कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे T1 T2 गिवन है, T2 20 मिनट्स है, T1 10 है, तो 20 माइनस 10 10 मिनट रह जाएगा। तो यहां से जो के है उसकी वैल्यू आ चुकी है बच्चे, यहां से जो के होगा उसकी वैल्यू आ चुकी है, जो हमें चाहिए भी थी मेरे ख्याल से। सो के इज इक्वल्स टू ln 4/3 डिवाइड बाई 10, ये मिनट इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मिनट इनवर्स में आएगा, मुझे अभी फॉर्मूला पता था कि टी हाफ निकालना, ये है फॉर्मूला। तो टी 1/2 क्या होगा, 0.693 डिवाइड बाई के क्या है ln 4/3 इंटू 10, ठीक है जी। अब ln 4/3 निकालना है, ln हमें पता, लेकिन हमें लॉग पता होता है। मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन चले थे उसमें बताया था कि जो log 2 होता है वो 0.301, log 3.477 होता है। बाकियों की वैल्यू भी मैंने आपको समझाई थी। अगर हम यहां से करें तो 0.693 एज इट इज, एलन को चेंज करना पड़ेगा लॉग में जी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2.303 साथ में जरूर आएगा, तो ये log 4/3 बन जाएगा। log 4/3 कैन आल्सो रिटन एज log 4 माइनस log 3। मैं समझाया मैं सबको फॉर्मूलास, ठीक है जी। 0.693 डिवाइड बाय 2.303, log 4 क्या आता है, ट्वाइस ऑफ log 4 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ log 2। तो ट्वाइस ऑफ log 2 का मतलब 0.602, log 3 0.477, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 10। जब आप इसका आंसर करेंगे तो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आता है बच्चे ये आता है बी। याद रखिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, चाहिए आप आगे कैलकुलेशन है, आगे कोई कंसेप्ट नहीं सिखाना, कंसेप्ट यही तक था कि लगाएंगे कैसे, आगे कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को कीजिएगा, आपको दिख जाएगा आंसर इज 24.1 मिनट में आएगा, उसमें मैंने कहा ये मिनट में है। चलो जी, बढ़िया है, क्वेश्चन अच्छा था। आपको अप्लाई करना सीखना है कि फर्स्ट ऑर्डर गिवन है तो उसका देखो रेट को कैसे अज्यूम करना है, ये भी हमेशा याद रखना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो है, सेकंड है, तो हम अज्यूम कैसे करते हैं रेट को, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, उसी का यूज होगा। फॉर्मूला तो हमें टी हाफ का पहले ही पता था कि 0.693 डिवाइड बाई के है, तो अल्टीमेट गोल ये था कि के को निकालो जी बस। तो रेट हमें ऐसे, ऑब्वियसली रेट गिवन है तो मैं रेट को मानूंगा ना एक बार, कि रेट को अज्यूम करूंगा ऐसा है। बाकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें ये भी पता होता है, तो हमारा यहाँ से भी आंसर बन सकता है, क्योंकि हमें पता है कि के कहाँ पे आता है। के या तो जब हम रेट लिखते हैं तब आता है, या फिर तब आता है जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है वो लिखते हैं। एग्जाम के और आता है अरेनियस इक्वेशन में, लेकिन हमें अरेनियस इक्वेशन लगानी नहीं थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ था कोई, ठीक है, तो वो तो लगने वाली इन्हें नहीं थी, तो यहीं से हमने करना था, इन्हीं को मैनिपुलेट करके करना था बच्चे, ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में है, 2009 में है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं जी। क्वेश्चन क्या है, कहता हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 केल्विन, ठीक है, इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सेम रिएक्शन is carried out in the presence of catalyst at the same rate, okay, at the same rate पे करना है नहीं, if the reaction is carried out in the presence of catalyst at the same rate, the temperature required is 400 Kelvin, ठीक है, तो टेम्परेचर 400 Kelvin चाहिए अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है, तो मतलब जो पहले कहा गया वो कैटलिस्ट के विदाउट कैटलिस्ट है, ठीक है। तो कहता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, मतलब ये बतानी है। ये भी कहा गया कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन बैरियर बाय 20 किलो जूल। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट क्या होता है। आपको ये समझाया गया होगा कि जो हमारा क्या होता है, अगर हम इस तरफ एनर्जी रखें वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे रखिए आपकी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, प्रोग्रेस, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को क्लियर कट हो जाए, और मैं डायरेक्ट भी जा सकता था इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, ये समझाने के लिए है बस आपको।
ये हमारी एनर्जी होती है, ठीक है। ऐसा कुछ हो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी होती है जी। मैं सपोज करता हूँ प्रोडक्ट की यहाँ रिएक्टेड की एनर्जी ईआर है, ऐसा कुछ जाता है और यहाँ पे आ जाता है। मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेके चल रहा हूँ जी, ये ई प्रोडक्ट होता है। सपोज करते हैं ये विदाउट कैटलिस्ट है, अगर कैटलिस्ट किया तो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाएगी, तो मतलब ऐसे जाएगी, ठीक है जी। दोबारा देखते हैं इस बात को कि जो ये पॉइंट है यहां से अगर हम करें तो ये था एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए, ये क्या था विदाउट कैटलिस्ट। और जब आप यहां पे आ गए इस लेवल पे तो ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, मतलब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में इसको ई डैश मान लेता हूं, ठीक है। सिंपल याद रखिएगा, ये तब था जब कैटलिस्ट नहीं था, और ये डैश कब है जब कैटलिस्ट प्रेजेंस है, प्रेजेंट है आपका। एक बात और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रिएक्शन तो सेम ही है, चलो सेम रेट है, इसका मतलब क्या है, हमें गिवन है जी सेम रेट। अब एक बात चेक करना, टेम्परेचर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज होने से हमें पता है कि के चेंज हो सकता है, होता है हो कैसा होता ही है, हमें पता है कि के जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। हमें क्वेश्चन बताया एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, हमें एक ही फॉर्मूला आता है, वो है अरेनियस इक्वेशन, अगर आपको पता हो, है ना। बाकी तो हम निकाल सकते हैं पर लेकिन इतनी जहां से हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से है, अरेनियस इक्वेशन से है। मेंशन भी किया गया कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है, ये हिंट देता है कि अरेनियस इक्वेशन यहाँ पे यूज हो सकती है। तो सेम रेट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर वो कहता है कि रेट सेम है, टेम्परेचर उसने क्या किया वेरी किया, अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हैं चाहे आप नहीं कर रहे, तो कहता है रेट सेम है, मतलब के की वैल्यू सेम है, यहाँ पे समझेगा। सेम रेट का मतलब ये है कि के इज सेम, के इज सेम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन, टेम्परेचर अलग अलग है जी, टेम्परेचर ऑब्वियसली है। अगर कैटलाइज्ड है, अनकैटलाइज्ड मान लेते हैं रिएक्शन, अनकैटलाइज्ड का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी, टेम्परेचर T1 होगा। कैटालाइज्ड जब रिएक्शन हुई, जब कैटलिस्ट प्रेजेंट था तो एक्टिवेशन ये डैश हुई और टेम्परेचर T2 था, ये 500 केल्विन है और ये 400 केल्विन है। चलो जी, अरेनियस इक्वेशन कहती है K इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस EA बाई RT, ऐसा होता है। अब मैं कहूँ K तो सेम है, तो मतलब ये आप चाहते हैं कि K1 इक्वल टू A ई की पावर माइनस EA बाई RT1 और K2 इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस EA बाई RT2, ये लगा सकते हैं। एक चीज और गिवन है, कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन बैरियर बाय 20 किलो जूल, कि मतलब जो बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी लोअर द एक्टिवेशन बैरियर, मतलब जो ये बैरियर था, ठीक है, जो ये बैरियर है इसको कितने से कम किया 20 किलो जूल से, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस गिवन है। तो हमें ये भी गिवन है कि जो EA माइनस EA डैश है वो 20 किलो जूल है जी, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। इनको दोनों को K1 इक्वल टू K2 है जी, सेम है, तो क्या करेंगे K1 इज इक्वल टू K2 है, तो हमें दिख रहा है कि A कैंसिल आउट होगा, e की पावर माइनस EA बाई RT1 इज इक्वल टू E की पावर माइनस EA बाई RT2। बो साइड्स क्या लेंगे, ln लेंगे, और जो पावर है वो सामने आ जाएगी, है ना। अगर बो साइड्स हम ln लेते हैं तो जो पावर्स है वो सामने आएंगे, कहने का मतलब EA बाई RT1 इज इक्वल टू EA बाई RT2। जब टेम्परेचर T2 था तो ये डैश थी, याद रखिएगा, ये डैश हो चुका है, और जब टेम्परेचर T2 था तो कैटलाइज थी रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है RR कैंसिल आउट हो रहा है जी, और हमें यहाँ से वैल्यू पता चलती है कि जो ये है इज इक्वल टू T1 बाई T2 इंटू ये डैश। T1 कितना है 500, ये है 400, तो ये की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है जी 5/4 टाइम्स EA डैश। उन्होंने कहा कि एक्टिवेशन जी रिएक्शन की मतलब जो ओरिजिनल रिएक्शन है विदाउट कैटलिस्ट, तब बताइए एक्टिवेशन जी कितनी है, तभी पूछ रहे हो, इसका मतलब वो ये की वैल्यू चाहता है।
हमें ये भी पता है, देखो तो यूज कर सकते हैं। ये डैश कितना आएगा यहाँ से, इसको पुट करो, ये डैश को यहाँ पे पुट कर दो, तो वैल्यू आएगी ई ए माइनस, ये डैश की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं जी 4/5, ई ए इज इक्वल टू 20 किलो जूल। तो आंसर कितना आ रहा है, हमें पता चल रहा है 5 माइनस 4 इज 1, तो ये 100 आ रहा है, ये इज 100 किलो जूल। ध्यान रखिएगा इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको बस ध्यान रखना है कि अप्लाई कैसे करते हैं कंसेप्ट्स को, ठीक है। हर एक इंफॉर्मेशन को पकड़ना है, क्या है क्या नहीं है, सोचना भी है। जो आपको थ्योरी बताई गई है, इसकी थ्योरी भी आ रही है, याद रखें, मैं आपकी जो सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है, जो थ्योरी के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके जेईई मेंस के, नीट के, वो भी एडवांस के भी हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं थ्योरी के साथ साथ, मैं वो भी लेकर आया हूँ। आपकी जो वो सीरीज चल रही है अभी, किसकी चल रही है, सॉल्यूशन चैप्टर की, ठीक है। तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वो सब सीखते जाएंगे हम। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, कहता 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। इसको नोट कर लीजिए, कंसेप्ट हमने कैसे लगाया, कैसे हमारी अप्रोच थी क्वेश्चन में। अब पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को, मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कहता है, द कंसंट्रेशन ऑफ आर इन द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, आर कन्वर्टेड टू पी है, वाज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो फंक्शन के अगेंस्ट जो कंसंट्रेशन आर है उसको मेजर किया गया है, और फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन है, कहता ये कंसंट्रेशन आ रहा है, ये टाइम है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो ऑर्डर पूछ रहे कि ऑर्डर क्या है जी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब देखो मुझे ऑर्डर निकालना है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, अगर हम सोचते हैं तो हमें पता है कि जो पावर्स होती हैं आपकी कंसंट्रेशन टर्म की, जो पावर रेज होती हैं वही ऑर्डर कहलाता है। रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है, ठीक है। ऑर्डर निकालने कोई हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बात आपको ही पता है। लॉजिक क्या है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम गिवन है, हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन है वर्सेस टाइम, उसके बारे में डाटा गिवन है, वहां से आपको पता करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अगर मैं ये पता कर पाऊँ कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है ना, आर वेरी कर रहा है, टाइम वेरी कर रहा है, तो हम कंसंट्रेशन वेरी कर करके देख रहे हैं जी। अगर टाइम वेरी करेगा, टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रही है, करनी भी चाहिए, ये हमें पता भी है कि भाई जब भी क्या होगा आपका, अगर टाइम इंक्रीज करता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करती है, ये बात हमें पता है। हमें तो बात करनी है रेट ऑफ रिएक्शन की, उससे वहां से चेक कर रहे हैं कि, क्योंकि हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कंसेप्ट सिंपल एक ही होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर रेज टू पावर एन, वेर एन इज द ऑर्डर। हमें चेक करना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। हमें रेट ऑफ रिएक्शन एक बात और पता है, इज आल्सो इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, सबको पता है ये बात कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें, ये वाला डी आर बाई डी टी, क्योंकि कंसंट्रेशन आर वर्सेस टाइम है, तो वैल्यू पुट करके देखो। मैं पहले पुट करके देखता हूँ कि डी आर बाई डी टी मतलब, इसको डेल्टा, कई बार डेल्टा भी लिखा जा सकता है जी, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस तो नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो रेट जो आएगा, अगर मैं चेक करता हूँ, मैं ये पकड़ लेता हूँ पहला, ये T2 मान लेते हैं, ये T1, तो ये R2, ये R1, क्योंकि ऑब्वियसली इसको ऐसा लिखा जाएगा माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है जी। तो अलग अलग पीरियड्स पे देखते हैं, इंटरवल पे चेक करते हैं। ये R2 मान लेते हैं पहले, माइनस 0.75 माइनस 1 अपॉन T2 माइनस T1 इज 0.05 माइनस 0, चेक कीजिए कितना आ रहा है, मुझे लग रहा है 0.75 माइनस 1, सबको पता है माइनस 0.25, तो ये 5 ही आंसर आ रहा है जी। फिर सेकंड देखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू, हमारे पास कितना आ रहा है, 0, सेकंड वाला ले लो, ये वाला और ये ले लो, तो माइनस 0.40 माइनस 0.75 डिवाइड बाई 0.12 माइनस 0.05, ऐसे आएगा।
सबको पता है 0.75 में से 0.4 निकाल दीजिएगा, मतलब 75, 75 में से 40 निकाल दो, डेसिमल तो अपने आप देखा जाएगा, वो दिखे रहा है सब में, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, वो अपने आप कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर आप 75 में से 40 निकालते हैं तो बताओ कितना रह जाता है। फिर उसके बाद ये भी चेक करना कि अगर मैं 0.12 में से 12 में से 5 निकाल दें, आप कितना बचता है, मेरे ख्याल से 7 होगा, है ना, ये 7 होगा, ये 35 आएगा, तो आंसर कितना आ रहा है अगेन 5। जब जैसे ये आंसर आएगा कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो मैं वहीं से पकड़ लूंगा। देखो जो रेट है, रेट हमेशा सेम आ रहा है, रेट क्या है, सेम आ रहा है, मतलब वो इसकी कंसंट्रेशन पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहां से हमें क्लियर कट हो गया कि जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी, इसको सीधा ही आप रिमेंबर रख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज ऑर्डर इज 0, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है जी, इट्स अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा कैसे अप्लाई किया गया है, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ आपको, मतलब ये शॉर्टकट आपको कैसे याद रखना है कि ये तो चलो आपको पता चल गया कि अगर आपका जो रेट है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी करके आप हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, तो मतलब सीधी सी बात है जो रेट है वो कंसेंट में डिपेंड नहीं कर रहा, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। एक बात और याद रखना, अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ लें आप, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर ये लीनियर आ जाती है, ये ग्राफ आता है लीनियर, मतलब ऐसे डिक्रीज करेगा ऊपर से, अगर ऐसे, क्योंकि याद रखना कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम हमेशा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए हमेशा डिक्रीज ही करेगा, प्रोडक्ट के लिए थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये लीनियर हो रहा है, ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम इज डिक्रीजेस लीनियरली, वो लीनियर ग्राफ है, तो याद रखिए तब भी ऑर्डर 0 होता है। क्यों? अगर लीनियर है तो रेट हमेशा कांस्टेंट आता है, बात याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिख रहा हूँ, इफ ग्राफ बिटवीन concentration of reactant versus time is linear, तो ये इंप्लाई करता है ऑर्डर इज 0, ऑर्डर 0 होगा, क्योंकि वो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, जेई मेंस में डायरेक्ट आ सकती है बात। चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो कंसेप्ट है वो, क्योंकि आपने समझ देखा तो होगा उस इक्वेशन को, अरीनियस इक्वेशन, सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। देखो जो अरीनियस इक्वेशन होती है, मैं सिंपल डिस्कस करता हूँ, अरीनियस इक्वेशन के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है, वेयर टी इज द टेम्परेचर। हम ये बात पढ़ते हैं कि जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सबको पता है कि रेट कांस्टेंट आपका इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो कहा गया इंक्रीज तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा, लीनियरली करेगा या किसी और वे में करेगा, कैसा होगा ग्राफ, ग्राफ के बारे में बात हुई थी। तो ग्राफ जो होता है बच्चे वो क्या होता है इसका, अगर आप के वर्सेस टेम्परेचर टी लेते हैं तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल होता है, तो याद रखेंगे रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कैसे, एक्सपोनेंशियली, मतलब ऐसे जाता है ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, याद रखिए एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट है जी। ग्राफ याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेई मीन्स वगैरह में या सीबीएसई में आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर।
इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ करता हूं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख देते हैं आपके लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे, वो जेई 2012 में था, मल्टीपल करेक्ट था। जेई 2011 ये पेपर 1 में आया था और ये मल्टीपल करेक्ट था, मल्टीपल करेक्ट। चलो जी, क्वेश्चन की लैंग्वेज कहता फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन twice N2O5 gas gives 4 N2 gas plus O2 gas। ठीक है जी। select the correct statement, select the correct statements। पहली स्टेटमेंट क्या थी, लिख लेते हैं। The concentration of reacted, the concentration of reactant decreases exponentially with time, exponentially with time, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली करेगी जी, विद टाइम। ठीक है। सेकंड कहता द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ of reaction decreases with increasing temperature, with increasing temperature। थर्ड ऑप्शन था द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, मतलब कहता हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन द इनिशियल concentration of reactants। ठीक है। फिर कहता द रिएक्शन प्रोसीड टू, फोर्थ है रिएक्शन प्रोसीड टू 99.6% completion in 8 half lives, in 8 half lives ड्यूरेशन। ये था क्वेश्चन जी। क्वेश्चन को तो ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज पढ़िएगा। वैसे तो ये मल्टीपल, उसने पहले ही बोल दिया कि मल्टीपल करेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और कुछ नहीं है। रिएक्शन तो मुझे लगता है जानबूझकर दिया उसने। मेन जो मोटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में है। देखो उसके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग। क्या रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, बस हमने यही बात पकड़नी है। उसके बाद वो स्टेटमेंट्स की बने जी। देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। तो फॉर्मूला जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कौन सा होता है, हमें पता है KT इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको ln ऑफ R0/R। यहां से मेरे ख्याल से हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि जो R है वो R0 इंटू ई की पावर माइनस KT आता है। तो हमें दिख रहा है यहां भी। बताओ जरा, अगर टाइम इंक्रीज किया, अगर आप टाइम इंक्रीज करते हैं तो जो कंसंट्रेशन है, वैसे ये बात क्लियर दिख रही है कि फर्स्ट ऑर्डर में ये डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। तो कहता कि डिक्रीजेस कर रही है एक्सपोनेंशियली क्या टाइम के साथ, सबको दिख रहा है ई की पावर माइनस KT है। तो ऑब्वियसली ये अगर टाइम इंक्रीज करेगा, याद रखना जो ई होता है बच्चे, जो ये ई दिखता है ये असल में कांस्टेंट होता है, ये 2.3 समथिंग होता है, 2.3। तो नेगेटिव पावर जा रही है। देखो नेगेटिव, मैं के को ऐसे ही मान लेता हूँ, अभी यहाँ पे नहीं है, इन जनरल समझा रहा हूँ आपको। तो टाइम जब इंक्रीज करेगा, टाइम इंक्रीज करने का मतलब क्या है, जीरो से जाएगा इस तरफ, है ना। जब जीरो होगा टाइम तो सब ई की पावर 0, 1 होगा तो आंसर R0 आएगा। तो मतलब यहाँ पे कहीं R0 वैल्यू होगी R की, इनिशियल कंसंट्रेशन। और जब क्या होगा, जब टाइम इंक्रीज होगा, मतलब 1 2 3, तो जब 1 होगा तो 2.3 की पावर -1, तो ये क्या आएगा 1.2.3 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, मतलब डिक्रीज करेगी, मतलब 1 डिवाइड बाय समथिंग है,
जो डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो ज़्यादा होगा, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, आर नॉट से कम है। तो मतलब डिक्रीज करेगा, वो भी कैसे, एक्सपोनेंशियली। ठीक है जी, तो इसका मतलब पहला आंसर बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। जो आपकी कंसंट्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करती है, डिक्रीज करती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है टाइम के साथ। सेकंड, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनो, हाफ लाइफ के बारे में बात हुई है, हमें पता है जो हाफ लाइफ होती है T1/2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.693 डिवाइड बाई के होता है जी। ठीक है, किसके अंगेंस्ट क्या है, टेम्परेचर पे। हमें के भी पता है, के की जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो कौन बताती है, अरेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, सबको पता है। इस के को यहाँ पुट कर दो, T1/2 0.693 डिवाइड बाई के क्या है, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसको अब ले जाओ, 0.693 डिवाइड बाई ए ई की पावर प्लस ई ए बाई आर टी। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करो, देखो कि जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर की वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कैसे है। चलो इसको हम पहले भी वैसे भी समझ सकते थे कि जो के होता है वो इंक्रीज करता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जी। अगर के इंक्रीज करेगा टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। लेकिन जो टी हाफ है वो के क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो बात क्लियर कट होगी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो टी हाफ डिक्रीज। तो यहाँ पे कहा है ये बात, देखो जरा, हाफ डिक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, उन्होंने ये नहीं कहा एक्सपोनेंशियली वगैरह कुछ। तो हम इसका मतलब सही है, ये भी सही है, इंक्रीज तो करेगा ना, चाहे उन्होंने ये नहीं कहा लीनियरली करेगा, एक्सपोनेंशियली करेगा, लेकिन करेगा तो सही ना। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये बिल्कुल सही बात दिख रहा है, क्योंकि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के है, बट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। तो वहां से हम पता कर सकते हैं कि हाफ लाइफ और आपका टेम्परेचर में क्या रिलेशन रहा होगा। फिर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। भाई आपके सामने फॉर्मूला कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती। चलो जी, गलत हो गया। रिएक्शन प्रोसीड टू 90.6% कंप्लीशन इन 8 हाफ लाइफ। कहता 8 हाफ लाइफ लगेगी 99.6% कंप्लीट होने को रिएक्शन को। देखते हैं जरा, अगर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, मैं मान के चलो फर्स्ट ऑर्डर खुद का है, फर्स्ट ऑर्डर है हमारे पास, रिएक्टेंट ये है, मैं जनरल आर मान लेता हूँ। हमें एक बात पता होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पता होती है कि जब हाफ लाइफ होती है तो हमारा जो कंसंट्रेशन पीछे रह जाती है वो कितनी, 50% रह जाती है। सबको पता है कि हाफ लाइफ क्या होती है, कि ये वो टाइम होता है जब 50% कंप्लीट हो गई। तो हमारा जो R/R0 होता है उसमें एक रिलेशन आता है 1/2n। अगर आपने सीखा होगा, वेयर n का मतलब क्या है, n हाफ लाइफ्स। ये ऑर्डर मत समझिए जी, ये क्या है, n की वैल्यू क्या है, मैं मान के चल रहा हूँ n हाफ लाइफ से। अब उन्होंने कहा है कि 8 हाफ लाइफ हो चुकी है। अगर 8 हाफ लाइफ हो चुकी हैं तो r किसके इक्वल होगा, R0 1/2 की पावर 8 ऐसा होगा। जो 2 की पावर 8 होता है वो सबको पता होना चाहिए कितना होता है। इट इज, कैलकुलेट कीजिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा कि 1/2 क्या आएगा। मेरे ख्याल से ये जो भी आएगा ये 0.003 आएगा समथिंग। 4% निकालें तो परसेंटेज में 0.04, ठीक है, 0.4% कम हो जाएगा, ठीक है, 1.2 वही आएगा, 0.23 है ना। तो आर जो हो गया बच्चे मेरे ख्याल से आपका, यहाँ से जो आर की वैल्यू है वो 0.03 समथिंग ही आएगी। याद रखिए कि मेरे पास तो यही आई थी मेरे ख्याल से आपका, जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा था ये 0.0039 समथिंग R0 आया था। तो यहाँ से आप अप्रॉक्सीमेटली चेक कर सकते हैं, मैं इसको 0.04 लिख सकता हूँ, ठीक है, 0.004 R0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब 8 हाफ लाइफ हो चुकी हैं तो जो R है, जो कंसंट्रेशन बची है वो कितनी बची है, 0.04 ऑफ R0, ठीक है।
तो कहता है कंप्लीट कितनी हो चुकी होगी। सिंपल सी बात है, अगर रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, ये कितनी बची पीछे, अगर इनिशियल आर नॉट थी, कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है, 8 हाफ लाइफ हो चुकी है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी जाएगी, 0.004 ऑफ आर नॉट रहेगी। ठीक है, तो कंप्लीट कितनी हुई होगी, 99.6% ही कंप्लीट हुआ होगा। तभी तो आपका 0.004 ऑफ आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बचा है, 0.004 इनिशियल कंसंट्रेशन में बच गया है, तो कंप्लीट कितनी हुई है, 99.6%। ये याद रखेगा, ये आर क्या है, ये कंसंट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड हो जाती है ना, कि जब आपकी हाफ लाइफ 8 हाफ लाइफ हो चुकी है, तो जो कंसंट्रेशन पीछे रह गई है वो कितनी बची है जी, अब 0.004 टाइम्स आर नॉट, इनिशियल का इतना बचा। तो ऑब्वियसली कंप्लीट कितना हो चुका होगा, आप इसमें से निकालेंगे आंसर, तो 99.6% जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इसका मतलब ये भी हमारा सही है, फोर्थ ऑप्शन भी अच्छा क्वेश्चन था, आपको सीखने को मिला। ये याद रखेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम ऐसा सिंपल निकाल सकते हैं कि आर नॉट इज इक्वल टू 1/2 की रेस 1/2 रेस टू पावर एन, वेर एन इज द हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी लगी है। अगर आप इसको वैसे भी करके देखना चाहें तो मैं आपको वैसे भी बता सकता हूं कि सपोज कीजिएगा कि कंसेप्ट सीखने की बात बता रहा हूं, अगर 1 हाफ लाइफ लगी है, एक हाफ लाइफ लगी है, तो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2। ऑब्वियसली यही आता है, ये तो डेफिनेशन है कि जो आपकी कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का हाफ हो जाती है, वही हुई पहली हाफ लाइफ पे। अगर 2 हाफ लाइफ हो चुकी होंगी, ये 50% कंप्लीशन हो गई जी रिएक्शन, 50% कंप्लीशन। अगर मैं कहूँ कि आर 2 हो गई है, तो आर नॉट बाई 2 की पावर 2 दैट इज 4 है, तो कंप्लीशन कितनी हुई होगी। अगर ये इसको देखो, ये 0.25 हो गया है ना, 0.25 ऑफ आर नॉट, 0.25 आर नॉट मतलब 75% क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, क्योंकि बचा हमारे पास 25% है ना उसका। अगर 25% बचा है इनिशियल का, तो कंप्लीट कितना हुआ होगा, 75%, तो 75% कंप्लीट है। ऐसे ही आप आगे जाते रहो, 3 हाफ लाइफ होंगी, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 की पावर 3 दैट इज 8। अब सबको पता होगा 1/8 कितना होता है, उसको निकालेगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से आंसर समथिंग अब पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, ऐसे ही जाते जाते रहेंगे आप। अगर मैं 10 हाफ लाइफ लगा चुका हूँ, 10 हाफ लाइफ लगी, तो आर क्या रहेगा, आर नॉट पॉइंट 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 सबको 1024 होता है क्या, चेक करना एक बार। यहाँ सीधा बताता हूँ बच्चे, यहाँ पे जब 10 हाफ लाइफ हो जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो 99.9% कंप्लीशन हो जाती है रिएक्शन। ये डायरेक्ट याद रखना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 10 हाफ लाइफ लगती हैं अगर 99.9% कंप्लीट। अगर कोई कहे सर फुली कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट। आपकी कोई भी रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं होती 100%, याद रखिएगा, उसके लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है। चलो आगे चलते हैं, ये कंसेप्ट आपको सीखने को मिला, यहाँ से आगे चलते हैं और क्वेश्चंस पे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, जो मैंने यहाँ बताया है, जो कंसेप्ट समझाया है उसको नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है जी, एन ऑर्गेनिक, ये क्वेश्चन आया था जो आपको 2012 में इंटीजर टाइप था, इस 2012 जे एडवांस में आया था, और ये इंटीजर टाइप था आपका, इंटीजर टाइप। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड undergoes first order reaction, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन क्या है जिसने, फुल स्टॉप,
द टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन, द टाइम टेकन फॉर इट्स decomposition is decomposition to 1/8, to 1/8 decomposition करनी आता, and 1/10 of its initial concentration, of its initial concentration are T 1/8 and T 1/10 respectively। ठीक है जी। तो कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T 1/8 डिवाइड बाई T 1/10 मल्टीप्लाई बाई 10, इसकी वैल्यू बता दो। कहता इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जी ये। देखो लैंग्वेज अगेन हमारे वही सेम अप्रोच है, लैंग्वेज को पकड़े। फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है कहता, फर्स्ट ऑर्डर है कहता, तो द टाइम टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन टू 1/8, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ द 1/8 एंड 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, तो टाइम कितना लगता है T 1/8 और 1/10 के लिए T 1/10। तो अभी कंसेप्ट जो पड़ा T 1/2 वाला ही आ गया। सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ना, बस वहां पे हाफ था, हाफ लाइफ थी, यहाँ पे 1/8 हो गया, वहां पे 1/10, तो कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा मेरे ख्याल से। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये हो गया कि हमें रेशो चाहिए ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है जी, तो क्या यूज करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मुझे लगता है जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है KT इज इक्वल टू, हम यूज कर सकते हैं ln R0/R, ये वाला। अब वो कहता है कि जब मैं टाइम को पुट करूंगा T 1/8, तो जो R है अभी आपके सामने था यहाँ से, है ना, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें पता है, जैसे हाफ लाइफ को डिफाइन करते थे कि इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द हाफ ऑफ द रिएक्शन, दैट इज 50% ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे ही क्या होगा, 1/8 हो चुका होगा, तो इसका मतलब ये रहा होगा कि जब T 1/8 है तो जो R है बच्चे आपका वो R0/8 रहा होगा ऑब्वियसली है। जैसे वहां पे R इक्वल R0/2 कर देते थे हम, कंसेप्ट यही रहा होगा। और जब T 1/10 पे रहा होगा तो R शुड बी इक्वल टू R0/10 रहा होगा, है ना। उस डेफिनेशन को लेके हम ये लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा मेरे ख्याल से के तो सही में रहेगा, टाइम पुट कीजिएगा रिएक्शन में T 1/8, तो ln R0/R का मतलब क्या होगा, R0 तो वही है, R0/8 हो जाएगी, R0/8 तो मतलब ये 8 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। और जब आप पुट करना चाहेंगे T 1/10, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ln R0 वही है, और R की वैल्यू R0/10 मतलब यहाँ पे 10, यहाँ पे R0। तो इन दोनों को डिवीजन कर दीजिए, मेरे ख्याल से यही पूछ रहे हैं वो। डिवाइड जब करेंगे तो T 1/8 अपॉन T 1/10, ओके, तो ये आंसर कितना आ रहा है, ln ऑफ 8 अपॉन ln ऑफ 10। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें पता होती है क्या, मेरे ख्याल से पता होती है। इसको लॉग में चेंज कर दो, सिंपल लॉग में चेंज करें तो 2.303 log 8 एंड इज इक्वल टू 2.303 log 10। log 10 सबको पता है 1 होगा जी, log 10 क्या होगा 1, ln ऑफ 10 नहीं 1 होता, ये कहीं आपको ये 2.303 होता है। तो log 10 कितना होगा, क्योंकि बेस इसका 10 होता है, उसका बेस e होता है, याद रखिएगा। तो log 10 1 हो गया, 2.3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो log 8 क्या आ रहा है, उन्होंने हमें log 8 क्या आएगा, log 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। log 8 को हम लिखेंगे 2⁻3, इसको मैं रफ कर रहा हूँ जी यहाँ पे मेरे पास, इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा जी आपका, और यहाँ पे रहेगा log 2।
log 2 में सबको पता है log 2 क्या होता है, 0.301, 0.301 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना आ जाएगा 0.903, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 भी कहा हमने, मल्टीप्लाई बाय 10 करना है तो आंसर आएगा 9.0 समथिंग, 9.03। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली सबसे क्लोजेस्ट इंटीजर क्या होगा 9, तो मैं इसका आंसर करूंगा जी 9 है। क्वेश्चन अच्छा था, सिंपल, बस आपको डेफिनेशन लगानी थी, जो हाफ लाइफ की डेफिनेशन है वही इन दोनों की डेफिनेशन होगी, ठीक है जी। नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। कंसेप्ट आपको सीखने को मिलते हैं कि जैसे उन्होंने हाफ लाइफ को डिफाइन करते थे वैसे उन्होंने T1/8 को हम डिफाइन करेंगे, वैसे T1/10 को डिफाइन करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन किए मैंने। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चे इसमें और मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि और नए नए कंसेप्ट सीखने को मिल सकें सबको। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।